हेलो एंड वेलकम टू द रिलेटेबल शो। रशिया वर्सेस यूक्रेन ये वॉर छिड़ी हुई है और हम सब जानते हैं कि इसे ऑलमोस्ट अब 10 दिन होने को है। तो हमने क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है, हमने सोचा कि हम भी इसे डाइसेक्ट करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर ये वॉर हो क्यों रही है, रशिया और यूक्रेन के पीछे की हिस्ट्री क्या है, इंडिया का जो स्टांस है, जो स्टैंड है, वो कितना सही कितना गलत है, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है उसको भी हमने कवर किया है। तो चलिए इस टॉपिक पे आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मिस्टर उमेश अग्रवाल। He used to be a software engineer, but then he left and got involved into an NGO. At present, he is a columnist for very renowned columns. He writes columns and also he has very vast knowledge of geopolitics. इनका इंटरेस्ट काफ़ी है जियोपॉलिटिक्स पे और इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है। तो चलिए इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वॉर के क्या मायने हैं। ऑल्सो अगर आपको हमारे कंटेंट में इंटरेस्ट आता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब करो मेरे लिए, इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन द जर्नी बारी। हेलो एंड वेलकम टू द रिलेटेबल शो विद राहुल बजाज। चलिए सर, आज हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में। तो रशिया और यूक्रेन के बारे में बात करने से पहले हमें मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको ऑडियंस की वॉर जो है वो कभी भी सही नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम वॉर को इंडोर्स नहीं करने जा रहे हैं। तो ये हमारा मोटिव नहीं है। वी जस्ट वांटेड टू क्लियर आवर स्टैंड एंड लेट्स टॉक एंड लेट्स नो द होल सब्जेक्ट। वेलकम टू द शो सर। एंड थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो वॉर हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसको जानने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत है। और हिस्ट्री में जब जाएँगे शायद तभी समझ पाएँगे कि आखिर ये वॉर हो क्यों रही है। तो अगर सर आप मुझे थोड़ा ब्रीफ बता पाओ कि रशिया और यूक्रेन के बीच की हिस्ट्री क्या है सर? देखिए, ये दोनों ही कंट्रीज रशिया एंड यूक्रेन आर पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल कीव रूस डायनेस्टी एंड यूक्रेन हैज ऑल द टाइम बीन पार्ट ऑफ रशिया. Even they were briefly independent during the time of 1920-21, but afterwards they merged themselves in the Soviet Union. In 1991, when Soviet Union disintegrated, तो उसमें से जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर इन द ब्लॉक, that was Ukraine, or largest country was Russia. ऑल राइट, ग्रेट। तो मतलब वो दोनों एक ही यूएसएसआर की जब हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल वहाँ पे जब यूएसएसआर था तो रशिया बिगेस्ट कंट्री थी और यूक्रेन सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया थी। बस Yes, पावर का क्या रिलेशन था इन टर्म्स ऑफ पावर? आल्सो वाज यूक्रेन वेरी पावरफुल इन पास्ट सर? yes, Ukraine had nuclear weapons in the past. In 1994 जो अकॉर्ड हुआ था, वहाँ पे जी। अमेरिका है, यूके, जर्मनी एंड इवन रशिया just stated that आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे दीजिए, we will give you compensation for that. And the Ukrainian people thought that in this denuclearized world हमको न्यूक्लियर वेपन्स मेंटेन करने के लिए क्यों चाहिए, तो इन्होंने अपने they gave up their nuclear weapons for a handsome compensation from the West and Russia. तो दे गिव इट बैक टू रशिया इटसेल्फ। They gave it back to the International Atomic Energy, ये जो कॉर्पोरेशन होता है ना, उन लोगों को दे दिया है और फिर वो सारे न्यूक्लियर वेपन्स डिसमेंटल कर दिया जाता है. तो मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इसमें ये समझने की है कि लेने वाले रशिया और अमेरिका ही थे, जिनके खुद के Yes, पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे उस टाइम पे yes, भी। तो yes. ये ग्राउंड क्या रहा है? मतलब ये तो बड़ा अजीब है कि जब मेरे खुद के पास है तो मैं दूसरों को कैसे बोल सकता हूँ यार तुम अपना खत्म कर दो? देखिए, आपको ध्यान रहना चाहिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुआ था, उसके अंदर हम्म। देखा जाए तो जो एक 4-5 कंट्रीज है, दे वर अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड बाकी जो भी कंट्रीज रहते थे, दे वर नॉट बीइंग अलाउड इवन टू टेस्ट इट ऑल्सो. इसके लिए सीटीबीटी वाज साइन, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी. जब भी आप ओके। देखिए 1998 में व्हेन इंडिया कंडक्टेड द पोखरण ब्लास्ट, तो उनके ऊपर हम्म। आ गए थे. एंड सिमिलरली पाकिस्तान ने भी छगाई हिल्स पे भी किया था, तो उनको भी सैंक्शन आ गए थे. तो ये इंटरनेशनल सैंक्शन ऑटोमेटिकली लग जाते थे अगर कोई कंट्री वेर डूइंग न्यूक्लियर टेस्टिंग. और
इफ यू रिमेम्बर 1994 या 95 में फ्रांस बहुत सारी टेस्टिंग कर चुका था विद ईथर, बट सिंस उनको they were allowed to do the testing because they were already a nuclear power. अच्छा सर, ये भी मैंने सुना है कि एनपीटी जिसका आपने जिक्र किया, उसमें इंडिया को भी ये लोग चाहते थे कि ये जब न्यूक्लियर पावर बनने को था कि नहीं वो साइन कर लो और न्यूक्लियर पावर अपना छोड़ दो, ऐसा भी कुछ बीच में सुनने में आया था कि ये साइन करके आप भी खत्म कर दो पावर अपने, शायद ये सैंक्शंस के साथ ही उन्होंने बोला होगा कि ये बहुत 1974 में फर्स्ट टाइम हमने टेस्टिंग किया, उसके बाद ही ये ग्लोबल मोमेंटम आ गया था टू कंट्रोल द व्हाट यू से स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो इंडिया अराउंड बहुत सालों से देवर प्रेशर पर इंडिया ने साइन नहीं किया। इंटरनली इंडिया स्टार्टेड एक्वायरिंग यूरेनियम, उसको एनरिच किया, ब्रीडर रिएक्टर्स और जो भी डेटा चाहिए था, एवरीथिंग इंडिया वाज हैविंग एवरीथिंग। इनफैक्ट सेकंड टेस्टिंग भी इसके लिए किया गया ताकि वो डेटा वैलिडेट कर सके कि जो डेटा आएगा उसका कैसे रेडिएशंस क्या होगा, वो सब रीडिंग्स के हिसाब से किया जा रहा था। India was already a threshold nuclear power. Now, after 1998, it became a declared nuclear power. ग्रेट, ग्रेट। अच्छा सर, यूक्रेन और रशिया पे वापस आते हैं, है ना? और उस पे बात ये होती है जब हम बात करेंगे कि उनकी हिस्ट्री और उनकी सिमिलैरिटी के बारे में, जैसे कि आपने बताया कि वो यूएसएसआर का ही पार्ट था, हमेशा से वो एक रशिया का पार्ट रहा हुआ है और कैसे वो सेकेंड लार्जेस्ट था यूएसएसआर में, एरिया में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे हमारी अगर बोला जाए तो एक टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान से भी बहुत सारे उस समय हिंदू थे, है ना उस टाइम पे, या फिर सिख वगैरह भी थे until and unless they were killed. They have the civilizational code. मैं इसको ये बताऊंगा कि इनका civilizational code था। भले ही रशिया यूक्रेन में यूक्रेन की भाषा बोली जाती है, but they come under the ethnic Slav dynasty and they have a similar history as India and Pakistan. And Russia does consider Ukraine as its part of its culture. जैसे इंडिया भी बोलता है कि this is an Indian civilization, Indian subcontinent. But Pakistan refuses. Similarly, this is the case with Russia and Ukraine. Russia works for the what you say the Russian civilization जो बोलते हैं ना, Russian historical civilization के ऊपर जोर देता है। Ukraine wants to project itself more to be more Western rather than the Russian Orthodox. वैसी बात चल रही। अच्छा सर, अब थोड़ा पुतिन पे आते हैं, है ना? Yes. अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें और आज पुतिन को थोड़ा ना खंगाले शुरू में, उस पे उन पे बात तो बहुत आगे चलेगी, लेकिन शुरू में अगर आप पुतिन के बारे में थोड़ा बता पाओ कि उनका कैसा था जर्नी। आज खैर वो प्रेसिडेंट है, बट मैंने सुना है कि वो पहले केजीबी वगैरह में थे, जासूस थे, कर्नल की पोस्ट से उन्होंने रिटायर किया एंड देन ही इज अ प्रेसिडेंट नाउ। सो उनके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाओ सर। देखिए 1991 में व्हेन सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, रशिया बना था। ओके, दैट टाइम पुतिन वाज इन जर्मनी एंड ही वाज एक्टिंग एज अ लिएसन एजेंट फॉर द केजीबी। फिर बाद में वो रशिया आ गए थे और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट। आपको जान के आश्चर्य होगा 1999 2000 में ही केम वेरी क्लोज टू बोरिस येल्सिन एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट। उनकी शादी भी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। He was such a person, he did not inform his fiancée and would-be wife also that he is going to become the president of Russia. So Putin is a KGB operative. He knows the spycraft very well. He is the person who understood geopolitics also very well. He is a tough negotiator. उनको मालूम है कि कितना मतलब थका के मारने में he loves it. Okay, he is basically like a predator. And he is following the same tactics all way long. वो कभी आप देखिए डायरेक्ट he will not get into direct confrontation. He believes in what you say, wait, watch and then attack. So he observes. That's a very big thing, you know. Being a good leader should observe stuff. Yes, he is a very mercurial leader and he is a very good in strategy planning. He is very good in observing things. He has a very great what you say negotiation skills, observing skills और predict कर सकते हैं कि कौन, and he is prepared for each and every situation. जैसे कोई इवेंट होता है उसके 4 या 5 आउटकम होता है, he prepares for all the outcomes. This is a mark of a good leader. Putin is उसका जो thought process है
इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर लीडरशिप। आज के जैसे पुतिन के जैसा लीडर कोई नहीं है वर्ल्ड में। अच्छा, बाय द वे मैं ऑडियंस आपको ये बता दूं, यहाँ अगर हम अच्छे लीडर की बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें एंडोर्स या सपोर्ट कर रहे हैं, इसका हमें उनके एक स्किल को दर्शा रहे हैं। अगर हम बात करते कल को कि अगर हिटलर की भी बात करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो एक लीडर तो होगा ही इनिशियली अच्छा, जो उसने इतना गैदर कर लिया सपोर्ट। तो वी आर नॉट सपोर्टिंग एनीवन, वी आर जस्ट doing the characterization, at least trying to understand the character of Vladimir Putin. ओके, ग्रेट। सो मूविंग ऑन सर, अब हमने यूक्रेन रशिया की बात कर ली, अब अमेरिका को भी समझ लेते हैं, नेटो को भी समझते हैं, यूरोप को भी समझते हैं, क्योंकि खेल तो इनका ही है। फर्स्ट शायद हम भी रहे इसमें, लेकिन अब क्योंकि खेल के मेन दो खिलाड़ियों को समझ लिया है तो अब तीसरे को भी समझते हैं। सर इसमें नेटो का क्या, नेटो है क्या, पहले सर आप थोड़ा ये बता दो और फिर हम बढ़ेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक देश है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये 12 कंट्री का अलायंस फॉर्म हुआ था, बट ओवर द इयर्स अभी आज की डेट में इनके पास 27 कंट्रीज है। इट्स alliance of 27 countries, mostly consisting from countries in Europe and America, Canada. ये है नेटो का आर्किटेक्चर। ये बना क्यों सर, ये मतलब अचानक से अलायंस बनाने की बात कहाँ से आ गई किसी के दिमाग में? सर उसके बाद कोल्ड वॉर चल रहा था ना यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, तो यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बनाया था। देन उन्होंने जितने यूगोस्लाविया है, रोमानिया है, इन सबको लेके, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को लेके उन्होंने एक अलग फ्रंट बनाया था। So Europe was divided, even Germany was divided into West Germany and East Germany. Yes. Two parts. One was in control of communist Soviet, and the other was yes. So basically NATO जो बनाया गया उसका मोटिव ये था कि to counter Soviet Union, right? If I'm not wrong, in Cold War. तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन भी बाद में जुड़े, और इन्होंने ये जुड़ के नेटो बनाया उनको रोकने के लिए। लेकिन सर जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो फिर नेटो की नीड क्या रह गई फिर? अगर आपका दुश्मनी खत्म हो गया, जिसको जो मोटिव था आपका कि अगर हमने आपको मारना है, हमने अलायंस बनाया, आपको मार दिया, अब आप तो चले गए, है ना, तो अब नेटो फिर कैसे सक्रिय रहा? अमेरिका में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका नाम है अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उनको अपार्ट फ्रॉम द यूएस डॉलर जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, Americans only have this arms industry, और ये arms industry is very critical for their own survival। और इस arm industry के through they ensure that dollar remains the reserve currency of the world। So ये एक बहुत बड़ा इंटरलिंक रहता है। इनको एक कुछ ना कुछ वहाँ पे एक वॉर गेम करना जरूरी है। अगर वॉर नहीं हुए तो अमेरिका की ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दे विल बिकम रिडंडेंट। तो मेरा यही मानना है कि आगे जाके फ्यूचर में अमेरिका को अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रोल है, एंड फॉर दैट नेटो वाज केप्ट अलाइव। जबकि रशिया इनफैक्ट बिकेम द मेंबर ऑफ G7, G8 बन गया था 2000 या 2000। एंड इनफैक्ट इन द अर्लियर डेज Putin was very much impressed by the Russian capitalist, and he was in friendship with George Bush until 2008 Obama आए तब तक। नहीं, बुश के साथ भी लास्ट फेजेस में एक थोड़ा उनसे भी बननी बंद हो गई थी। इनिशियली तो बनी, लेकिन बाद में मेरे ख्याल से जब आखिर का टर्म आया तो बुश से भी उनकी नहीं बनी, और ओबामा से तो खैर बनी ही नहीं। और अभी ट्रम्प का तो क्या ही, ट्रम्प तो रहे कितना टाइम जो उन पे बात करेंगे, और अब बाइडेन में आप देख ही रहे हो। खैर आगे बढ़ते हुए सर, अगर इसका मतलब नेटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बनाया गया एक पर्पस से कि भाई किसी को खत्म करना है वॉर में, लेकिन जब वो खत्म हो गया तो पर्पस ही चेंज हो गया इनका पर्पस ये हो गया अपने सामान बेचो, अपने आर्म्स बेचो इसके थ्रू। मैंने क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा है तो नेटो के बारे में पढ़ा थोड़ा। इनका खर्च 1 ट्रिलियन प्लस है। दे स्पेंड मोर देन $1 ट्रिलियन, राइट? तो ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। अगर इंडियन इकोनॉमी इज अराउंड $2.5 to $3 ट्रिलियन, and if an organization of 30 countries is spending $1 trillion, you have to understand what kind of an organization it is। तो ये अलायंस तो समझना अपने आप में
पता नहीं कैसी चीज है ये, जो क्या मोटिव है आपको इसका। और आपने फिगर दिया तो मैं आपको बता दूं, यूएस का खुद का डिफेंस बजट इज अराउंड 770 या 780 बिलियन डॉलर। इंडिया 780 का बिलियन डिफेंस डॉलर्स यस। इंडिया का डिफेंस बजट है 60 बिलियन डॉलर, और रशिया का भी डिफेंस बजट अराउंड 60 बिलियन डॉलर 60 की है। यस। और इंडीड यस। चाइना का भी डिफेंस बजट है 210 डॉलर, 210 बिलियन। यू कैन इमेजिन मिलिट्री अलायंस जिसका $1 ट्रिलियन जिसका खर्च है, तो उसको मेंटेन करना, उसके ऊपर कितनी बड़ी इकोनॉमी चल रही है, उसके कारण कितने आर्म्स इंडस्ट्री चल रहे होंगे। नहीं तो सडनली एवरीबडी विल बिकम रिडंडेंट। तो वर्ल्ड में हम्म। लाइक सिचुएशन हमेशा होना चाहिए, फियर फैक्टर जनरेट करना जरूरी है फॉर दिस आर्म्स इंडस्ट्री टू थ्राइव एंड सर्वाइव। आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठा दिया, फियर जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। और इस पे ही आता हूँ मैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे ना कि अगर आर्म्स इंडस्ट्री को आपको जीवित रखना है, तो कैसे ये लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आप इराक उठा लो, आप अफगानिस्तान उठा लो, आप वियतनाम उठा लो। इराक में क्या हुआ था सर, अगर आप थोड़ा हमें बताएं ना, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इराक के बारे में भी जानकारी दे, तो उनको भी आइडिया लगे कि कैसे लोग वेपन के नाम पे क्या क्या कर जाते हैं। देखिए, 1991 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड किया था, तब उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया था। बट हम्म। सद्दाम हुसैन इराक में वो डॉलर, वो अपना जो तेल होता था क्रूड, ही वांटेड टू ट्रेड इन यूरो। यूनाइटेड स्टेट्स नेवर वांटेड दिस ट्रेड टू हैपन इन यूरो, बिकॉज ऑलरेडी उनके उनके पास सऊदी के साथ पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट है। The हम्म। insistence by Saddam Hussein to not trade in dollar but in euro was a primary reason for हम्म। America to invade Iraq and dislodge Saddam Hussein. उन्होंने उस समय उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया था WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो पाया ही यस। नहीं गया। एंड उसके बाद में एक सिंपल सा अपॉलॉजी दे दिया गया। सो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द अमेरिकन्स। जब उनको जो करना है, दे विल यूज any tricks in the book to do टेल देयर whatever आर्म्स। they want. नहीं, मैंने इसीलिए ये पॉइंट उठाया ताकि हमारे व्यूअर्स को ये समझ में आए नहीं, कि इसमें ये यही चीज उन्होंने लिबिया में की कॉलोनल गद्दाफी के साथ। जी। उधर भी रजीम चेंज करवा के वो भी यूरो में करना चाहते थे, वो तो गोल्ड में ही करना चाहते थे, तो उनको भी हटा दिया हम्म। गया। और अभी सीरिया में भी जो हो रहा है बशार के साथ, वो भी इसी के कारण हो रहा है। सो ऑल हम्म। दो द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी of the world is the primary motive of NATO, and particularly America. America is using NATO to further हम्म। end up to keep USD as a reserve currency. नहीं, तो ये बात उठानी इसलिए ज़रूरी थी ताकि व्यूअर्स को समझ में आए कि पैसों के लिए, अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने कैपिटलिज्म वाले मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए किस हद तक लोग जा सकते हैं, है ना? पैसों के सामने ज़िंदगी कुछ नहीं है, ये मैं एस्टैब्लिश करना चाहता था यहाँ पे, ताकि ये एस्टैब्लिश हो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के लिए पैसों का किस तरह, मतलब इतना उनके लिए पैसे महत्वपूर्ण है कि वो ज़िंदगी भी दाँव पे लगाने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर आप वियतनाम की बात कर लो, आप अफ़गानिस्तान में भी देख लो, अगर लड़के टायर पकड़ पकड़ कर प्लेन के आने को मजबूर है ना? आप वहाँ $80 बिलियन वर्थ ऑफ $80 बिलियन इफ यू आर लीविंग योर आर्म्स, हेलीकॉप्टर्स एंड व्हाट नॉट। व्हाट इज ऑल दिस? वहाँ पे आपने तालिबान जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को तो हाथ में हथियार दे अभी मैं दिया। आपको एक और एक फिगर देता हूँ। द टोटल एक्सपेंडिचर जी। इन अफगानिस्तान बाय यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का 2 हम्म। ट्रिलियन डॉलर। इट इज लाइक 2260 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन हम्म। होता है 8,7,500 करोड़, ठीक है। उसके अंदर 2.02 ट्रिलियन, 2020 बिलियन जी। went to the arms, top 5 arms producers in America। और बाकी हम्म। जितना थोड़ा बहुत था उधर मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को गया। तो एक्चुअल मनी दैट वाज स्पेंट इन अफगानिस्तान वाज वेरी वीकर। उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। आज इंडिया की इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन की। अफगानिस्तान इज अ रिलेटिवली वेरी स्मॉल कंट्री। हम्म। अगर 250 बिलियन भी अगर खर्चा बरोबर कर देते, द कंट्री वुड हैव बीन अ पैराडाइज। बट ऑल द जितने भी पैसे जो इन्होंने खर्चा किया है, इट इज अ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ऑफ अमेरिकन टैक्स पेयर फंड्स। और हम्म। इवन इफ यू आप अगर और भी ज्यादा अगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो 9/11 जो हुआ था, जो 9/11 के अंदर हम्म। जो पेंटागन के अंदर जो प्लेन
जिसने क्रैश किया था, इट क्रैश इन अ पर्टिकुलर विंग इन विच 1 ट्रिलियन डॉलर्स का एक इंक्वायरी चल रहा था डिफेंस परचेजेस का। ओ तो गॉड। वो सारा जो प्रूफ था दैट वेंट इन दैट हम्म। ब्लेज। तो ये सब बहुत ही ग्लोबल सिंस्टर कैंपेन चलता है इनको वॉर प्रोवोक करने के लिए। इनफैक्ट लोग ये भी बोलते हैं कि 9/11 वाज प्री डिजाइन, इट इज एन अमेरिकन यस। डिजाइन थिंग। तो बहुत सारे प्रूफ्स आ चुके हैं इसके ऊपर, बहुत सारे कंजेक्चर्स बन चुके हैं। खैर मैं इसको मानना तो नहीं चाहूंगा कि लोग अपने अपने देश में तो खैर लोगों को नहीं मरवाएंगे, लेकिन अगर जैसा आप बता रहे हैं और अगर ये फैक्ट्स है, पता नहीं पैसों के लिए कौन कितना गिर जाए। खैर मैं इसको अभी मानने से मैं नहीं मानता कि अपने लोगों को मरवाया जाएगा। हालांकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, कैसे एक हफ्ते पहले से एक पर्टिकुलर लिफ्ट को बंद कर दिया गया था, बोला ये जा रहा था कि लोग नीचे से डायनामाइट को ऑलरेडी डाल के रखा था उन्होंने। एंड द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई एम टॉकिंग अबाउट, उन्होंने ये बोला था कि एक अच्छा खासा विस्फोट ऑलरेडी रख दिया गया था। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि टकराने से पहले ही एक पर्टिकुलर वे में उसको विस्फोट कर दिया गया था जो अंदर नीचे रखा था। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो जो दूसरा प्लेन टकराता है वो इनफैक्ट जस्ट टकराने से कुछ सेकेंड्स पहले ही वो ब्लोन अवे हो रहा है, जो दूसरा बिल्डिंग है। तो खैर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसको हम बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं और मैं इस पे मानता भी नहीं हूँ। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी और हमने इसको उठाया है तो मैंने इसको आगे बताया। लेकिन सर हम अब रशिया और यूक्रेन पे वापस आते हैं। हमने इस टॉपिक से कम ये स्टैब्लिश कर दिया कि यहाँ लोगों को पैसों से या पावर ऑफ यू नो पावर लस्ट से इतना प्यार है कि ये इंसानों के जान को भी खतरे में डाल सकते हैं, और शायद यही हो भी रहा है यूक्रेन के साथ। क्योंकि जब हम यूक्रेन की बात करेंगे, रशिया की बात छोड़ दो यार, रशिया तो है ही है ना, रशिया ने तो कर ही दिया वॉर। रशिया पे तो हमने बात ही नहीं करनी क्योंकि रशिया ने तो वॉर कर दिया। तो उसको तो उस पे क्या ही बात करेंगे, वो तो मार ही रहा है लोगों को। लेकिन यहाँ पे जो मैं जब मीडिया को देखता हूँ, खास करके वेस्टर्न मीडिया को अगर आप उठाओगे तो वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वी आर विथ यू, गो फाइट। मतलब आई डोंट थिंक दिस इज प्रैक्टिकल, or even in they are in their common senses. Like how can you even become a cheerleader, go and have a war? You should be the one who should like try to calm things down, right? आपको तो रोकना है इन सबको। यूएन का काम क्या है? यूएन तो इतना बड़ा ढकोसला लग रहा है इस टाइम पे। क्या क्या काम रह गया सर, क्या महत्व रह गया यूएस यूएन का, अगर आप एक वॉर देखिए नहीं रोक पा रहे हो? देखिए फर्स्ट तो यूनाइटेड स्टेट्स को रखना चाहिए। दे से दैट वी विल बी गिविंग यू ऑल द सपोर्ट। अब वो सिंबॉलिक सपोर्ट देते हैं, ऑल आउट सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि यू गो एंड फाइट विद द रशियंस, वी विल इंडक्ट यू इन द नेटो, बट वी विल नॉट हैव आवर सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड। उन्होंने हम्म। सैंक्शन लगा दिए रशिया के ऊपर। सैंक्शंस कैसे हैं? दिस वो सैंक्शंस जो रशिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए एनर्जी सेक्टर है, रशिया की इज इम्यून फ्रॉम द सैंक्शंस। आज जो आते क्रूड। हैं सर, सैंक्शंस पे आते हैं, उसको भी अच्छे से खोले सैंक्शंस पे भी। अभी अभी इस पे ही बात करते हैं सर कि इनका जो ये है, जो इनका पूरा ये जो इल्यूजन ये जो क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं अपने इतने पैसे फेंक के अपने मीडिया में, इस पे सर आपका क्या टेक है सर इसको लेके? आप वापस बोलेंगे? मैं आई एम नॉट एबल टू गेट द यस पॉइंट। यस, आई वांटेड टू नो योर स्टैंड कि ये जो वेस्टर्न मीडिया का इन्फ्लुएंस है, जो ये दिखाना चाह रहा है कि शायद यूक्रेनी वॉर जीत रहा हूँ, है ना, अगर आपके राजधानी में आपका ओपोनेंट घुस चुका है मारते मारते आपको, और अगर उसके बाद भी मीडिया इसको ऐसे पोर्ट्रे करे कि यूक्रेन इज विनिंग एंड अदर कंट्रीज गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू द प्रेसिडेंट, एंड ऑल्सो इवन काम डाउन करने की जगह चीजों को, है ना, उल्टा चीयर लीड कर रहे कि गो एंड फाइट। तो इस पे आपका क्या क्या स्टैंड है सर? इज इट नॉर्मल इन एनी नेचर? देखिए जो वेस्टर्न मीडिया है और दे आर, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट ले लीजिए, उसकी अगर आप ओनरशिप पैटर्न देखेंगे तो उसके ओनर है जेफ बेजोस। ये जी। अमेजोन है, फेसबुक है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, जितने भी है, दीज आर अमेरिकन कंपनीज। इनको बोला हम्म। गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन है रशिया की वो दिखाया नहीं जाएगा, और उन्होंने डिमोनाइज कर दिया पुतिन को। और थर्ड, दे आर पोर्ट्रेइंग Zelensky, Vladimir Zelensky, as some sort of a great leader who is staying there, but and also provoking Ukrainians to go and fight, but not they are not sending their own soldiers on ground. तो इसको बोल सकते हैं डिजिटल स्टेट क्राफ्ट। तो आप थोड़े 2020 में आपने देखा होगा, उन्होंने अपने खुद के प्रेसिडेंट को डी प्लेटफॉर्म कर दिया था, ये जो बिग टेक है।
तो इनका ये बोल सकते Yes. हैं कि डिजिटल ऑटोक्रेसी है, डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन है, जो भी है ये लोग वो कर रहे हैं. आई कैन जस्ट से Hmm. नथिंग मोर देन दिस. Hmm. Very honestly, you mentioned the points, and I, to some extent, I agree also because अभी गूगल का भी 2-3 दिन पहले ही आया कि गूगल मैप्स बंद कर देंगे यूक्रेन में ताकि रशिया को दिक्कत हो. जैसे रशिया वालों के पास सैटेलाइट नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि ये फुलिश स्टेप्स से कुछ होना है. मतलब मुझे तो आप ये बताओ कि आपने जब आप देख रहे थे पिछले 1 महीने से कि रशिया आपके पास 80% अराउंड 60% एटलीस्ट फोर्स लेके खड़ा है आपके बॉर्डर पे, है ना? तो उसके बाद भी आप नेटो में जाने का क्या ऐसा उनको है कि हमें नेटो में जाना ही है? इतना प्रोवोकेशन देने की क्या ज़रूरत है? अपनी सिक्योरिटी मुझे समझ आती है कि चलो ठीक है, आपको डर है, आप अपनी सिक्योरिटी के अभी जाना चाहते हैं, बट उसका भी एक टाइमिंग होना चाहिए ना? When your opponent is sitting in your border, why you have to take such stand on that thing? First of all, Zelensky believing America was a grave mistake. This is a very great strategic blunder. एंड इससे Hmm. पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2016 या 17 में वहां पे एक दूसरे प्रीमियर होते थे, विक्टर यांकोविच. ही वाज कंसीडर्ड टू बी प्रो रशिया, और वहां पे एक रेजिम चेंज हुआ था. उस जी. रेजिम चेंज में दिस गाय केम, जेलेंस्की केम. ही इज अ वेरी गुड पब्लिक कमेंटेटर एंड कॉमेडियन. तो यूक्रेन में लोगों को ही वाज अ वेरी गुड, देखिए इमोशंस, मेलोड्रामास, वो सब देख के ही गेन्ड अप द पॉपुलैरिटी. ही लैक द स्टेट क्राफ्ट, ही लैक द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी. ये पुतिन जैसे लीडर को अगर आपको अगर डील करना है, यू नीड टू हैव अ लीडर हु शुड बी हैविंग immense what you say political and diplomatic experience, which Zelensky lacked, and the Hmm. Ukrainian people elected him overwhelmingly. And बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं कि this election was actually manipulated, और after Zelensky came into power, he actually Hmm. jailed all his opponents. The second party आई थी उन सबको जेल कर दिया गया था, and Hmm. he is actually acting as a dictator. और ईस्टर्न यूक्रेन में जो रशियन डोमिनेटेड रीजन है, जो जी. डॉनबास का है, उधर he started sending his private militia to terrorize them. तो What? रशिया, यस ये हुआ है. एंड रशिया को जब मालूम पड़ा, दे आल्सो सेंट देयर फोर्सेस टू डिफेंड दोस रीजन. ये आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक वेरी लिमिटेड स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था डॉनबास रीजन में, और ये 7-8 Hmm. साल से चल रहा था. और 2014 में इसी के कारण क्रिमिया को भी रशिया ने एनेक्स कर दिया था, क्योंकि क्रिमिया कनेक्ट होता है ब्लैक सी से, और इट्स बिल्कुल, अ यस. वेरी इंपॉर्टेंट नेवल पोर्ट. एंड इट वाज रिपोर्टेड दैट यूक्रेन वाज हैंडिंग ओवर दिस पोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स. अब रशिया Hmm. के पास पोर्ट एक्सेस नहीं होने के बाद उन्होंने यूनिलैटरली उन्होंने जाके ले लिया वो पोर्ट. बिल्कुल, 2014 में बाइडेन जब यूक्रेनियन विंग के हेड थे और तभी क्रीमिया को रशिया ने ले लिया था इनसे, और ओबामा वाज़ द प्रेसिडेंट, एंड उस टाइम तो कुछ हुआ भी नहीं. अच्छा, ख़ैर इस पे मैं यहाँ पे आना चाहूँगा सर कि मेरे को आप ये भी समझ आता है कि आप अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ाई कर रहे हो, आपके पास फोर्सेस है, 2 लाख लोग हैं यार, लड़ो ना, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, यू शुड फॉर योर फ्रीडम, लाइक नो वन शुड कॉम्प्रोमाइज़ देयर फ्रीडम, राइट? आप लड़ो, लेकिन आपको जब 4-5 दिन में ये समझ में आ रहा है कि अब आपके सिविलियंस मरने वाले हैं, तो डोंट यू थिंक कि आपको अपने सिविलियंस को बचाना चाहिए? यहाँ पे ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि यार वहाँ पे ज़ेलेंस्की का मैं एक इंटरव्यू या फिर जो भी वो निकाल रहे, इंटरव्यू तो नहीं है खैर, वो एक तरफ़ा है, कि वो जो अपने वीडियोज़ निकाल रहे हैं, उसमें आके वो ये बोल रहे हैं कि रशिया ने हम पे ऐसे अटैक कर दिया, हमारे मिलिट्री पॉइंट्स को नहीं मार रहा है, बल्कि इधर भी मार रहा है, उधर भी मार रहा है। इट्स अ वॉर। तुम्हारे ओपोनेंट से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहीं पे मारो बस, वहाँ पे मत मारो? इट्स अ वॉर यार, वो तो मारने आएगा ही ना, वो तो हर जगह टारगेट करेगा। आपको ये सोचना चाहिए था ना कि मैं इसके साथ वॉर में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? जाऊँगा तो मेरे यहाँ भी बम गिरेंगे। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस सर? व्हाट डू यू थिंक कि सिविलियंस को यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है यकीनन? देखिए, रशिया, if I understand Putin, he will definitely not like to have massive civilian casualties. और आज जिस हिसाब से उनको 8 दिन हो गए फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, और जिस हिसाब से जी। वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू सिक्योर द हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूक्रेन फर्स्ट. जैसे चर्नोबिल प्लांट है, उन्होंने उसको सिक्योर किया ताकि कोई गलती से कोई बॉम्ब उधर आके ना गिर पड़े. ओके, उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट
सिक्योर किया, सारे जितने इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो यूक्रेन के हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. So basically they want to paralyze the entire country so that Ukraine surrenders without massive bloodshed. And जैसे ही वो surrender करता है तो वो एक terms of agreement बना के the war could be ended. But Zelensky does not want the war to be ended because he has been asked by America to continue the war. और आप सोच सकते हैं जो जर्मनी वॉर के पहले 1000 हेलमेट्स भेज रहा है और अब जाके वो बोलता है कि मैं आपको मिसाइल भेजूंगा, आई विल सेंड ऑल दिस थिंग्स. पोलैंड जैसा कंट्री बोलता है वी विल सेंड यू वॉर प्लेन्स एंड अदर थिंग्स, पर कोई भेज नहीं रहा है. प्रोवोकेशन, आग में घी जरूर डाल रहे हैं, बट नोबडी इज सेंडिंग एक्चुअल सपोर्ट. The problem is Zelensky need to understand that he can enjoy the best of the both world. He can remain under Russian protection and apply the membership of EU. EU की membership लेके without and take the economic benefits of being in EU. तो वो करना चाहिए था. In spite rather than adamant रहने कि I will join only NATO, वो नहीं करना चाहिए. That was a clear thought provocation for Putin. यहाँ पे क्या है, यू नीड टू हैव द स्टेट क्राफ्ट कि क्या करना चाहिए. देखिए हमारे बीच में और चाइना के बीच में भी वी हैड अ क्लैश इन गलवान इन जून 2020. हमारे 20 सोल्जर मरे थे, उनके 43 सोल्जर्स मरे थे. फिर भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेंटेन हिज डेकोरम एंड साइलेंस. उन्हें जी जिनपिंग का कोई रेफरेंस नहीं लिया. ही नो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चलता नहीं है. इनफैक्ट अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना का ट्रेड आफ्टर दिस वॉर, आफ्टर दिस वो लिमिटेड जो स्कर्मिश हुआ था उससे बढ़ भी गया था. तो ये जो बोलते हैं ना परिपक्वता और समझदारी, दिस इज लैकिंग इन ज़ेलेंस्की. सो दैट इज मतलब वो तो लैक कर रहा है ना. मतलब अगर वो एक ऐसे अभी भी अगर वो यूरोप की और अमेरिका की बात सुन रहा है जिसने उसको आग में ढकेल दिया, उसके बाद भी अगर वो उसका या तो वो चाहता ही वही है, या तो ही इज द पार्ट ऑफ द प्लान, या either he's the part of the plan or maybe he's so stupid to understand that America in a way is harming him. अगर आपने जैसे बात की सर कि कोई भेज नहीं रहा है, भेजेंगे भी कैसे, किसको भेजेंगे? बॉर्डर पे तो रशिया खड़ा है, ठीक है, बॉर्डर में मानता हूँ बहुत लंबा है, थोड़ा आप स्नीक कर भी दो, लेकिन अगर आपको चारों तरफ से रशिया ने घेर रखा है, आपसे पहले तो रशियंस के पास पहुंच जाएंगे वो चीजें. आप कहाँ से भेजोगे? एयर स्पेस बंद है आपका, नेवल पोर्ट्स आपके पास है नहीं, उड़ा दिया रशिया ने. रोड के रास्ते आप भेजोगे, पहले रशिया मिल जाएगा बॉर्डर पे. तो isn't it stupid to even say these things? ये देखिए, आई विल से दिस आर ऑल क्या बोलते हैं, पब्लिक पीआर कैंपेन है. नथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन द ग्राउंड. एंड NATO has made itself a laughing stock by ensuring that this war continue. अगर they would like to have any sort of reputation, जो भी बची कुची है, they should immediately stop the war. They should Biden should just say Ukraine will not join NATO and we respect the Russian sovereignty, territorial borders. ये war immediately बंद हो जाएगा. अच्छा सर, क्योंकि आपने इस पॉइंट को टच कर लिया और अच्छा कि आपने टच कर लिया, मैं इस पे आने ही वाला था. अब रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, ठीक है. हमने देख लिया कि यूक्रेन किस तरह से बेवकूफ़ी कर रहा है, और वो तो छोटा देश है, वो तो शायद एक छोटी मछली है जो बड़ी मछली के इन्फ्लुएंस में. लेकिन रशिया सर, रशिया को आपको क्या नहीं लगता है कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए था यहाँ पे? रशिया इज अ बिग स्टेट, बहुत पैसा, बहुत पावर है इन कंपैरिजन विथ यूक्रेन, राइट? लेकिन अगर वो फुल फ्लेजेड वॉर पे चला जाता है, वो भी ऐसे लोगों के साथ, जैसे कि आपने भी बताया, जो उनके एक तरह से भाई है, उनको मारने में क्या मजा आ रहा है? इनको क्यों घुस गए मारने? ठीक है, हाँ, नेटो का आई अंडरस्टैंड की सिक्योरिटी थ्रेट है, बट क्या वो बात करके एक बार, क्या इनसे सुलझा ही नहीं, या फिर इन्होंने कोशिश ही नहीं की बात करने की? देखिए इसमें जो नेटो इज एक्चुअली ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट. 91-92 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, बाद में एक बोला गया था, एक अकॉर्ड जैसा, ओरल अकॉर्ड जैसा बोला गया था that they will not add any more countries. But आज देखिए, उस समय 12 कंट्रीज थी, आज 27 कंट्रीज है. और यूक्रेन को भी अगर वो नेटो में ले लेते तो यू विल हैव एन अलायंस ऑफ अराउंड 27 to 30 कंट्रीज which will be at the backyard of Russia. आप सोचिए, अमेरिकन मिसाइल्स, जो नेटो के मिसाइल्स, नेटो के न्यूक्लियर न्यूक्स, इनफैक्ट बायोलैब्स आर फाउंड इन यूक्रेन.
in this बायोलैब्स ऑफ लाइक व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू जैसे इन दोस वुहान का बायोलैब है ओ वैसे गॉड। में भी पाया गया था। ओके, तो एक बहुत ही डिवियस एजेंडा है जो वेस्ट आपको बता नहीं रहा है। तो ये अमेरिका का ये जो स्टैंड था, इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ रशिया। सो एक बोलते हैं ना प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में पुतिन इज एक्टिंग सो दैट ये कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट अफेक्ट रशिया डायरेक्टली। देखिए इंडिया इज अ रिएक्टिव पावर। बहुत सारे कंट्रीज जैसे इसराइल है, रशिया है, दे आर द प्रीएम्प्टिव पावर। उनको मालूम पड़ जाता है, भनक लग जाती है होने वाला है, दे विल सेंड ऑपरेटिव उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन यूक्रेन राइट नाउ। रशिया का परसीव्स कि ये मेरे सिक्योरिटी मेरे बॉर्डर्स पे आ गए हैं, इट इज इन द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारे हक में नहीं है। इट्स अ बेस्ट वे, इस ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। गो कैप्चर द कंट्री, वहां पे अपने एक सोवियत कॉम्प्लायंट एक रशियन कॉम्प्लायंट लीडरशिप बैठा दो एंड लेट हिम बिकम द मेंबर ऑफ ईयू। लेकिन जी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे फिर ये बनता है सर, एंड एज एन एक्सपर्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्योंकि ये सुना भी और मेरे को भी बड़ा अजीब ये भी लगा कि ठीक है ना यार, एक छोटा देश है जो फ्री रहना चाहता है, जो सॉवरेन रहना चाहता है और जो इंडिपेंडेंट इन नेचर है, उसको उसका उसकी मन में जो आए वो करे। उसको यू में जाना है यू में जाए, नेटो में जाना है नेटो में जाए, जहां जाना है जाए। व्हाई आर यू meddling with all these things in their country? देखिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बोथ द कंट्री स्टार्ट हैव अ हिस्टोरिकल लीनिएज। ओके, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट जो वेस्टर्न यूक्रेन है, दे वांट टू गो विद द ईयू एंड नेटो। रशिया हैज नो प्रॉब्लम इफ दे गो विद द ईयू। आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए ज्वाइन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे विल डेफिनेटली नॉट लाइक एनी मिलिट्री ऑफ अमेरिका ऑन their backyard. Will America like any Chinese missiles, nuclear systems in Nicaragua, Venezuela, Chile, Argentina? You tell me, what will America do? जहाँ पे बॉम्ब ही नहीं होते, WMD मिलते नहीं है, वहां पे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ hunch and hypothesis they send their army and do a regime change नहीं, and बट सर यहाँ पे एक काउंटर पॉइंट मैं ये लाना चाहूंगा कि कनाडा जैसे कि कनाडा पड़ोसी है अमेरिका का, या फिर मेक्सिको पड़ोसी है, इनको तो थ्रेट नहीं है ना अमेरिका से। थ्रेट तो यूक्रेन को लगता है रशिया से कि यार ये हम पे आके खत्म कर देंगे हमें, या फिर कब्जा कर लेंगे। जैसा कि बोला भी जाता है कि पुतिन का एक अच्छा सपना है कि मेरे को वापस सोवियत वाला पावर चाहिए ना, आई वॉन्ट टू रीयूनाइट द पावर ऑफ रशियन सोवियत यूनियन वाला पावर। देखिए तो अगर फिर आप लैटिन अमेरिका में दो कंट्री है, दो हु आर स्worn enemies ऑफ अमेरिका, एक तो है वेनेजुएला, एक क्यूबा है। तो ऐसा नहीं है कि you don't have countries which are having a best of the best relations with America. In fact, you have countries which do not like the American leadership in the American in the North American region. और वो अमेरिका का आदत है हर जगह इंटरफियर करने का। So they want to maintain their hegemony. So ऐसा नहीं बोल सकते कि ठीक है, रशिया is also is a very good power, is a very great power. उनके पास टेक्नोलॉजी है, रशियन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी मच मोर बेटर देन अमेरिकन टेक्नोलॉजी। और आज उनके पास वन ऑफ द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल है, एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 6500 500, यस 5800 है। तो आप सोचिए कि ऐसी कंट्री के साथ व्हाई विल यू ट्राई टू मेडल विद रशिया? उसको छोड़ दीजिए ना, व्हाई डू यू वांट टू हैव यूक्रेन? व्हाई आर यू provoking a person like Putin, who is known to be very vengeful. आप जान नहीं, बट दिस कांट बी एन एक्सक्यूज राइट, लाइक पुतिन नहीं इज उसका देखिए मूड खराब हुआ तो उसको प्रवोक देखिए ना करे। बात वो नहीं है। he is doing what is best perceived for his nation. अब ये समझ लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, दे आर प्रीएम्प्टिव पावर्स है जो पहले स्ट्राइक कर लेते हैं। इंडिया के जैसे नहीं है कि पुलवामा होगा फिर हम उसको बालाकोट में बदलेंगे। दे डोंट नो डू लाइक दैट। Israel and Russia are always preemptive. जी, नहीं खैर, आपके पॉइंट को तो मैं यहाँ पे समझ इस तरह से भी रहा हूँ कि जैसे आपने क्यूबा की बात की 1962, इफ यू रिमेम्बर सर, वहाँ पे क्यूबा में मिसाइल्स लगा दिया था रशिया ने और अमेरिका घबरा गया, मतलब उस टाइम के कम्युनिस्ट सोवियत ने। तो उस टाइम तो रशिया ने बोल दिया है ना कि हम तो यहाँ लगाएंगे क्यूबा में। तो उनकी हालत खराब हो गई थी उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि यार या तो लड़ लो या तो हटा लो। फिर दोनों ने वहाँ पे टर्की में लगा रखा था अमेरिका ने, तो उन दोनों ने फिर वहां से हटाया और इन्होंने क्यूबा से हटाया।
तो ये सब चीज़ें तो मेरे को लगता है पुरानी बात है, ये सब लड़ाई चलते आ रही है इनकी इस चीज़ को लेके। तो नेशनल थ्रेट जैसा कि आपने बोला कि दे आर प्रीएम्प्टिव, दे सी इट एज़ लाइक दैट। एंड यहाँ पे मैं इसलिए भी इसको जोड़ना चाहूँगा क्योंकि शायद रोमानिया, हंगरी एंड दीज़ वन अनदर कंट्रीज़ इनटू नेटो, राइट? तो इट्स काइंड ऑफ कि आप चारों तरफ से रशिया को घेरना भी चाहते हो। ये भी एक एजेंडा हो सकता है क्योंकि अगर यूक्रेन आ जाता है तो यूक्रेन, स्लोवाकिया, यस, स्लोवाकिया, यूक्रेन and then here is Hungary and then this देखिए Poland. बाकी सब कंट्रीज के बॉर्डर्स के साथ है ना, इट इज वेरी इजी टू डिफेंड रशिया। बट यूक्रेन का जो बॉर्डर है जो रशिया के साथ मिलता जुलता है, इट इज वेरी पोरस, और वहां पे इट इज जो बॉर्डर है बहुत बड़ा है। तो वहां पे यू विल नेवर लाइक समवन लाइक एन अमेरिकन ट्रूप्स हैविंग एन आई बॉल विद द रशियन ट्रूप्स 10 years 1 decade later, because NATO Wow. never keeps its promises। उन्होंने पहले बोला था they will not expand NATO, but they did that Hmm. in spite of Hmm. reservation। मतलब हम तो हमारी मनमानी करेंगे और आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो हम एक वॉर मैन्युफैक्चर कर देंगे। दिस इज अ डिजाइन, अमेरिकन डिजाइन वॉर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और सर मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ, मैंने रिसेंटली ये सब जब शुरू हो गया था तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी ऑन व्लादिमीर पुतिन। वो ऑलिवर स्टोन करके एक फिल्म मेकर है जिन्होंने स्नोडन मूवी बनाई थी। उनके साथ उनकी एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। मैं चाहूँगा व्यूअर्स आपको वो देखना, आप भी वो सजेस्ट करूँगा कि आप वो देखें। उसमें व्लादिमीर पुतिन इज़ सो पैशनेट एंड कंपैशनेट इन फैक्ट टुवर्ड्स यूक्रेन। मतलब वो तो इस तरह से बात कर रहे हैं यूक्रेन को लेके, वो बता भी रहे हैं कि ठीक है यूक्रेन के साथ हम चाहते हैं कि यूक्रेन हमारे साथ आए ये वो, बट यूक्रेन को कितने अच्छे से वो वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि यूक्रेन के इंडिपेंडेंस को लेके हमें दिक्कत नहीं है, इसको लेके दिक्कत नहीं है। यूक्रेन को कितने अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उस पे, वो वहाँ दिखता है। फिर वो देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि रशिया जैसा पावर घुस जाएगा लड़ने, अनटिल एंड अनलेस दे हैव बीन प्रोवोक्ड इन दैट मैनर। और अभी बोला भी है उन्होंने कि हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखा। और इनफैक्ट जो आपने मेंशन भी किया सर कि पहले 3-4 दिन तो इन्होंने स्पेशल फोर्सेस के साथ सिर्फ काम चलाया। फुल स्केल इन्वेजन भी शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि ताकि लोगों के कोलैटरल डैमेज को कंट्रोल किया जाए। जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि ये देखिए चाहते हैं। दे अलाउड पीपल टू मूव फ्रॉम कीव एंड अदर सिटीज आल्सो। तो एक यस। तरह से एक वार्निंग जैसा भी दिया है, स्ट्रेटेजिकली दे आर मूविंग इन अ वेरी स्लो पेस। इफ यू सी यूक्रेनियन पीपल को आर्म्स दिया गया है, द हुँ, 30,000 people in Ukraine, citizens of Ukraine, they have been given AK-47। उन्होंने वो बॉम्ब्स बना के रखे हैं, मोलोटोव बॉम्ब्स, ताकि वो रशियन मिलिट्री के ऊपर हमला कर सके। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, रशिया इज मेंटेनिंग द रेस्ट्रेंट और बहुत धीरे से जा रहे हैं, भले ही महीना लग जाए। विद मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटीज, दे वांट टू रिमूव ज़ेलेंस्की एंड दे वांट टू हैव अ वेरी रशियन कंप्लाइंट लीडरशिप इन यूक्रेन। जी। नहीं, आई एग्री विथ यू क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने रेजिस्टेंस भी दिखाई और प्रिपरेशन भी है। अब तो ख़ैर मेरे को लगता है आज थर्सडे नाइट को वी आर टॉकिंग एंड नाउ रशिया हैज़ टेकन दैट स्टेप जहाँ पे वो फुल स्केल इन्वेजन टाइप ऑफ सिनेरियो में है, जहाँ वो पूरे फ़ोर्स के साथ घुस रहा है। पहले तो उसने बहुत हद तक बोला भी था, कल और आज भी बोला है कि कीव छोड़ दो, कीव छोड़ दो, कीव पे धमाके करेंगे। तो दे आर देखिए आल्सो लेटिंग पीपल। राहुल जी, in fact, I will say you, Russia has not even utilized its 10% of the force। ओह गॉड! आप सोच लीजिए, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो मिसाइल्स है, टोपोल ऑफ मिसाइल्स आप गूगल करिए। हुँ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड। इट कैन फ्लैटन द एंटायर सिटी। न्यूक्लियर तो बॉम्ब फिर की ये भी। हीरो क्यों बना रहे हैं ज़ेलेंस्की को? हम्म। ये हीरो बना किस बात पे रहे? अगर आपको मारने के लिए भी बंदा सही से नहीं आया अपने पूरे आर्म्स के साथ, तो फिर हीरो क्यों बना हुआ है ये ज़ेलेंस्की? अरे बबुआ, यहाँ तक पहुँच गए, तो दूसरा पार्ट देखते हुए जाओ ना। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट भी आप ज़रूर देखें और पूरी वीडियो को देखिए और आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। तो जाओ यार, किसका वेट कर रहे हो? गो एंड वॉच द सेकंड पार्ट।